सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत को एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत को समझ सकेंगे तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को इस प्रश्नोत्तरी में तैयार किया गया है। तो आइए मित्रों, अधिक समय जाया ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि अरस्तू का स्थिति काल निर्धारित किया जाता है। हमें यहाँ अरस्तू के समय के विषय में बताना है कि अरस्तू का समय क्या रहा है। पहला विकल्प है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। दूसरा है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। तीसरा है 363 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और चौथा है 422 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व। तो बताइए मित्रों, अरस्तू का स्थिति काल कितना है, इनका समय क्या माना गया है। तो मित्रों, इनका सही समय माना गया 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा जो विकल्प दिया गया है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, ये इनके गुरु प्लेटो का समय है। मित्रों, हम गुरु शिष्य परंपरा को भी भली भांति जानते हैं। एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कराऊं। सोक्रात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तू और अरस्तू के शिष्य सिकंदर महान थे। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिकंदर महान के गुरु अरस्तू हुए, अरस्तू के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सोक्रात थे। अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरस्तू का यूनानी नाम क्या था। तो मित्रों, अरस्तू के यूनानी नाम के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। इनका यूनानी नाम है अरिस्तोतेलेस। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, अरिस्तोतेलेस इनका यूनानी नाम था। ये ग्रीक विद्वान प्लेटो के प्रिय शिष्य थे और प्लेटो अरस्तू को अपनी विद्यापीठ का मस्तिष्क भी कहा करते थे। तो आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। निम्न में असंगत कथन है। अरस्तू के पिता मकदूनिया के राजदरबार में चिकित्सक थे। बिल्कुल सही है। अरस्तू ने विविध विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। ये भी सही है। पोएटिक्स भाषण शास्त्र संबंधी पुस्तक है। ये विकल्प गलत हो गया। पोएटिक्स काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक है, ना कि भाषण शास्त्र संबंधी। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मीमेसिस से रूपांतरित है, तो ये भी सही है। असंगत कथन हो गया साथियों इसमें तीसरा। पोएटिक्स काव्यशास्त्र संबंधी इनका ग्रंथ है जिसमें 26 अध्याय हैं और ग्रीक शब्द मीमेसिस का अंग्रेजी रूपांतर है इमिटेशन और इमिटेशन का हिंदी में रूपांतर है अनुकरण। तो तीसरा विकल्प इसमें असंगत हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। अरस्तू ने अनुकरण का तात्पर्य प्रकृति माना। काव्य प्रकृति का ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम भाषा है। अरस्तू ने कविता के दो कारण माने हैं, अनुकरण की सहज वृत्ति और दूसरा है सामंजस्य और लय की वृत्ति। काव्य भी चित्रकला की भांति अनुकृति पर आधारित है। तो मित्रों, इसमें पहला कथन असंगत है क्योंकि प्रकृति का मतलब होता है कॉपी या नकल और अरस्तू अनुकरण को कॉपी या नकल नहीं मानते। अरस्तू ने अनुकरण को हूबहू नकल ना मानकर उसे पुनः सर्जना माना है, जबकि इनके गुरु प्लेटो ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति माना था। तो प्रतिकृति का तात्पर्य मित्रों कॉपी या नकल। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो विकल्प है वो असंगत हो गया और तीनों जो विकल्प हैं ये संगत हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अरस्तू ने अनुकरण को माना है सादृश्य विधान, मूल का पुनरुत्पादन, रचनात्मक प्रक्रिया, उक्त सभी। तो अरस्तू ने अनुकरण को सादृश्य विधान और मूल का पुनरुत्पादन माना है। रचनात्मक प्रक्रिया भी इन्होंने माना है अनुकरण को और उक्त सभी। इसका मतलब चारों विकल्प इसमें सही हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी।
मित्रों, अरस्तू के अनुकरण शब्द का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन। सांकेतिक उल्लेख नहीं है। कला या कविता को मानव जीवन के सर्वव्यापक तत्व की अभिव्यक्ति मानते हैं और वे अनुकरण को रचनात्मक प्रक्रिया भी मानते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न में असंगत कथन है। अरस्तु कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार करते हैं। अरस्तु काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु अनुकरण के सृजनात्मक रूप के पक्षधर नहीं हैं। अरस्तु प्रकृति के अनुकरण को ही कला मानते हैं। तो मित्रों, इसमें तीसरा जो विकल्प है यह असंगत है, क्योंकि अरस्तु अनुकरण के सृजनात्मक रूप के पक्षधर हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया, इसकी वजह से ये विकल्प गलत हो गया है। अरस्तु कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही है। अरस्तु काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं, ये भी सही है। और अरस्तु प्रकृति के अनुकरण को ही कला मानते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न है। तो मित्रों, अरस्तु के अनुसार काव्य का लक्ष्य है सूक्ष्म एवं संभाव्य का चित्रण करना, यथार्थ एवं स्थूल का अनुकरण करना। यह तो इनके गुरु प्लेटो की अवधारणा थी। वो ये मानकर चलते थे काव्य का लक्ष्य यथार्थ और स्थूल का अनुकरण करना है। जो घटित हो चुका है उसका वर्णन करना भी अरस्तु के अनुसार काव्य का लक्ष्य नहीं है। अरस्तु के अनुसार तो काव्य का लक्ष्य पहला ही है, सूक्ष्म एवं संभाव्य का चित्रण करना। मित्रों, अरस्तु के अनुसार सूक्ष्म और संभाव्य का चित्रण करना ही काव्य का लक्ष्य है, यथार्थ और स्थूल का अनुकरण करना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु सूक्ष्म भावपरक अनुकरण के पक्षधर थे। यथार्थ और स्थूल के अनुकरण की बात तो इनके गुरु प्लेटो किया करते थे। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अरस्तु ने अनुकरण का विषय बताया है प्रकृति को, इतिहास को, कार्यरत मनुष्य को, उक्त सभी को। तो मित्रों, अरस्तु अनुकरण का विषय इन सभी को मान करके चलते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य, इन तीनों ही विषयों का अनुकरण किया जाता है। प्रकृति के अनुकरण को लेकर के इन्होंने कहा कि प्रकृति, अरस्तु के अनुसार प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता है अनुकरण। अनुकरण सिद्धांत जो है उसमें प्रकृति की हूबहू नकल नहीं की जाती। और प्रकृति के अनुकरण को ही अरस्तु कला भी मान करके चलते हैं। ये कलाकार के विषय में ये मानकर चलते हैं कलाकार प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता। वह तो सृजन प्रक्रिया को पकड़ना चाहता है जो प्रकृति में विद्यमान है लेकिन अपूर्ण है, अर्थात किन्हीं अवरोधों या रुकावटों के कारण प्रकृति का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है या प्रकृति अपने को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। उस अभाव को कलाकार पूरा करता है। यहाँ मात्र अनुकरण नहीं, सर्जन भी होता है, क्योंकि कलाकार को उसमें कुछ अपनी ओर से भी जोड़ना पड़ता है। अतः प्रकृति की विकासात्मक प्रक्रिया के अधूरेपन को कलाकार पूरा करता है। इसलिए अनुकरण का एक विषय प्रकृति भी होता है। दूसरा इतिहास है। अरस्तु इतिहास और काव्य में भी अंतर स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इस दृष्टि से काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। अतः मूर्त और अमूर्त का तो भेद दोनों में है ही, यथार्थ और संभाव्य का भेद भी इनमें है। अतः इतिहास जहाँ स्थूल की अभिव्यक्ति करता है, कला वहीं सूक्ष्म की अभिव्यक्ति है। अरस्तु संभाव्य और सूक्ष्म को महत्व प्रदान करते हैं, जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में आया था कि अरस्तु काव्य का लक्ष्य किसे मान करके चलते हैं, सूक्ष्म और संभाव्य का विवेचन करना, वो काव्य का लक्ष्य मान करके चलते हैं। तीसरा है कार्यरत मनुष्य। तो कार्यरत मनुष्य के अनुकरण की बात भी ये करते हैं। कार्यरत से तात्पर्य जीवन व्यापार में सुख दुख की अनुभूति करने वाला मनुष्य है। उनका कथन है कि सुख दुख संघर्ष की सही स्थिति में ही व्यक्ति का स्वरूप,
गुण वैशिष्ट उभर कर के सामने आता है, मात्र उसके गुण कथन से नहीं। अतः कलाकार को कार्यरत मनुष्य का ही चित्र उभारना अपेक्षित है, क्योंकि गुण कथन के बिना तो त्रासदी का अस्तित्व संभव है, किंतु कार्यरत मनुष्य के बिना संभव नहीं है। तो ये कार्यरत मनुष्य वाली बात भी करते हैं। इन तीनों के अनुकरण को ये मान करके चलते हैं। तो अनुकरण का विषय प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य, उक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु कार्यरत मनुष्य की कितनी श्रेणियां बताते हैं? तो साथियों, अरस्तु ने कार्यरत मनुष्य की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 3। कौन कौन सी बताई? सामान्य, सामान्य से अच्छे और सामान्य से बुरे। इस तरह से उन्होंने कार्यरत मनुष्य की 3 श्रेणियां बताई। आगे चलते हैं। अरस्तु ने मीमेसिस शब्द को कहाँ से ग्रहण किया है? तो अरस्तु ने मीमेसिस शब्द को अपने गुरु प्लेटो से ग्रहण किया, लेकिन मीमेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले होमर की रचना में देखने के लिए मिलता है। मीमेसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो होमर की रचना में देखने के लिए मिलता है, और मीमेसिस शब्द को ग्रहण किया है इन्होंने किससे? प्लेटो से। अपने गुरु प्लेटो से इन्होंने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु ने काव्य को मुक्त किया दार्शनिकता से, नैतिकता से, राजनीति और बौद्धिकता से, उक्त सभी से। इसका मतलब इन सभी से इन्होंने काव्य को मुक्त किया। मित्रों, स्कॉट जेम्स कहते हैं कि अरस्तु ने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक, नैतिकता एवं बौद्धिकता के बंधन से मुक्त किया और काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा। इनके शब्दों में अरस्तु की मान्यता है कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। तो इन्होंने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत है। अब हमें संगत कथन बताना है। अरस्तु ने अनुकरण को नकल की नकल माना। अरस्तु की दृष्टि में परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है। अरस्तु की दृष्टि में आदर्श राज्य में कवि और उसके काव्य का कोई स्थान नहीं है, उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से कोई सी भी अवधारणा अरस्तु की नहीं है। ये तीनों ही बातें प्लेटो के लिए हैं, क्योंकि प्लेटो ने ही अनुकरण को नकल की नकल माना। प्लेटो की दृष्टि में ही परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है। वो ये मान करके चलते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर की अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति कला है। और अनुकरण या अनुकृति कभी भी पूरा नहीं होता, वो हमेशा आधा होता है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर की अनुकृति संसार है, इसका मतलब संसार अर्ध सत्य हुआ, और अर्ध सत्य संसार की अनुकृति काव्य है, इसका मतलब काव्य उस अर्ध सत्य का भी आधा हुआ। इसका मतलब काव्य 1/4 सत्य है और 3/4 मिथ्यांश है। अतः परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव इन्होंने बताया प्लेटो ने। दूसरी बात, प्लेटो ने आदर्श राज्य में कवि और उसके काव्य का कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। तो ये तीनों ही जो अवधारणाएं हैं ये प्लेटो से संबंधित हैं, अरस्तु से संबंधित नहीं है। इसका मतलब चौथा कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरस्तु अनुकरण के विषय के रूप में 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक के अनुकरण की बात करते हैं। इस प्रकार वे काव्य की सृजन प्रक्रिया हेतु 3 स्तरों की बात करते हैं। निम्न में से कौन से एक स्तर की बात वो नहीं करते? तो काव्य की सृजन प्रक्रिया हेतु अरस्तु ने 3 स्तरों की बात की है। प्रतीयमान, संभाव्य, आदर्शात्मक। असंभाव्य की बात वो नहीं करते। तो चौथा आंसर जो है, चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही आंसर होगा। प्रतीयमान का मतलब होता है वस्तुएं वास्तव में जैसी हैं या जैसी दिखाई देती हैं।
संभाव्य का मतलब वस्तुएं जैसी हैं नहीं परंतु हो सकती हैं, और आदर्शात्मक का मतलब होता है वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। तो ये 3 स्तर की बात करते हैं, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्शात्मक। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कवि या कलाकार भी प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का ही अनुकरण करता है। वह वस्तु को किस रूप में चित्रित कर सकता है? प्रतीयमान रूप में, संभाव्य रूप में, और अगला विकल्प है आदर्शात्मक रूप में, उक्त सभी में। तो मित्रों, सभी रूपों में वह व्यक्त कर सकता है, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्शात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। कला का उद्देश्य प्रकृति की कमियों को पूरा करना है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। अरस्तु कवि की निर्माण क्षमता पर बल नहीं देते हैं। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की बात कही है। तो मित्रों, असंगत कथन तो इसमें तीसरा ही है, हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। कला का उद्देश्य प्रकृति की कमियों को पूरा करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कला का जो उद्देश्य है वो प्रकृति की अपूर्णता को पूर्ण करना है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है पहले कि कला प्रकृति की अपूर्णता को पूर्ण करती है। अरस्तु का मानना है कला प्रकृति को अनुकरण द्वारा पूर्णता प्रदान करती है। हम किसी वस्तु को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसे वह रूप कला ही देती है, अतः कला वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुकरण आनंददायक होता है। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात कही है, बिल्कुल सही है। अरस्तु आंतरिक अनुभूतियों की अनुकरण की बात करते हैं, जबकि इनका अनुकरण किया जाना तर्कसंगत नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन ये बात करते हैं आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की। अरस्तु कवि की निर्माण क्षमता पर बल देते हैं। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर बल दिया है और जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतस चेतना को ये महत्व नहीं देते। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी असंगत कथन है ये, नहीं का प्रयोग कर देने से ये कथन असंगत हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वे समीक्षक जो काव्य का विषय प्रकृति के प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप को स्वीकार करते हैं, कौन से हो गए? अरस्तु, क्योंकि इन तीनों की बात पहले हो चुकी है, प्रतीयमान की, संभाव्य की और आदर्श की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण के आधार पर रचित माना है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषय में यह कथन किसका है? तो मित्रों, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण के आधार पर रचित माना है। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में असंगत कथन है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावना में तथा कल्पना में अनुकरण को मान करके चलता है। बिल्कुल सही है, भावना में और कल्पना में अनुकरण की बात ये करते हैं। अरस्तु का अनुकरण से अभिप्राय कल्पनात्मक पुनः सृजन था, ये भी सही है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा कला पर लगाई गई पावित्र्य दूषणता के आरोप को वृथा बताया, बिल्कुल सही है। प्लेटो ने जो कला पर आक्षेप लगाए थे पावित्र्य दूषणता का, यानी कि कला की पवित्रता को दूषित माना था, ऐसा आरोप प्लेटो के द्वारा लगाया गया, तो अरस्तु ने उसे वृथा बताया, बेकार की बात बताया। अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का अनुकरण करता है। तो मित्रों, यही कथन असंगत है, क्योंकि कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का ही अनुकरण नहीं करता। उसका उद्देश्य केवल पहाड़, नदी, झरने, पर्वत, वन, उपवन, इनका ही चित्रण करना नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति की सूक्ष्म वस्तुओं का अनुकरण करता है, सूक्ष्म और संभाव्य वस्तुओं का अनुकरण करता है। तो ये जो विकल्प है वो गलत है।
अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का अनुकरण करता है, तो ये कथन असंगत है। धन्यवाद मित्रों। आशा है इस प्रश्नोत्तरी से आपको कुछ लाभ मिलेगा और प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को लेकर के इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विकल्पात्मक प्रश्न पत्र उनके उस सिद्धांत में से बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। कौन सा कथन संगत है, कौन सा कथन असंगत है, इस तरह के ही अवधारणात्मक प्रश्न इस सिद्धांत में से पूछे जाते हैं। धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।